ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವಕ್ಫ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ ಮಂಡನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಅಂದ್ರಪ್ಪ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ, ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಂಡನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ? ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಆಸ್ತಿ ಯಾವಾಗಿಂದ ಇದೆ, ಯಾವ ಯಾವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು. ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಜಮೀನುಗಳು 1,40,108 ಜಮೀನುಗಳು. ಇದು ಎಕರೆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲೂ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಜಮೀನುಗಳು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ಗಳಿರ್ಬೋದು. ದರ್ಗಾಗಳು ಮಾತ್ರ 33,056 ಇದೆ. ಈ ದರ್ಗಾದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದರ್ಗಾಸ್ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಮಶಾನಗಳು, ಖಬರ್ಸ್ತಾನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅವರು, 1,49,951 ಖಬರ್ಸ್ತಾನ್ ಇದೆ ಅವರದ್ದು. ಅವರದ್ದೇ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಗಡಿಗಳು 1,08,000 ಚಿಲ್ಲರೆ, 1,08,000, 1,06,000, 6,801 ಮನೆಗಳು, 89,212 ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನಗಳು, ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನಗಳು 9,099 ನಂಬರ್ಸ್. ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಅಲ್ಲ, ನಂಬರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮನೆಗಳು 89,212, ಮದ್ರಸಾಗಳು 13,719, ಮಸೀದಿಗಳು 1,17,413. ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ, ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು. 1,17,413 ಮಸೀದಿಗಳಿದೆ ಅವ್ರದ್ದು. ಅದರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಕೊಳಗಳು ಕೆಲವು, ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದೆ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಕಟ್ಟೆ ಇರ್ತವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಕೊಳಗಳು 3,861. ಅವರದ್ದೇ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಶಾಲೆಗಳು 2,042 ಶಾಲೆ ಇದೆ. ಶಾಲೆ ಬೇರೆ, ಮದ್ರಸಾ ಬೇರೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸ್ತಿಗಳು, ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸ್ತಿ. समिति के 90% से सहमत है. जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हाँ गए हैं, जो सदस्य प्रस्ताव के विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है. ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, ठीक है ना. माननीय सदस्य जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी है, वे व्यक्तिगत रूप से अपना अनुमोदित पाठ सभा पटल पर प्रस्तुत कर सकते हैं. आइटम नंबर 11, माननीय मंत्री पंकज चौधरी जी. अध्यक्ष महोदय, मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि आज की संशोधित कार्यसूची में मत संख्या 11 में वर्णित बैंककारी विधियां संशोधन विधेयक 2024 में राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधन पर विचार किया जाए. प्रश्न है कि लोकसभा द्वारा यथा पारित बैंककारी विधियां संशोधन विधेयक 2024 में राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधन पर विचार किया जाए. जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में हुआ. प्रस्ताव स्वीकृत हुआ. अब मैं संशोधनों को सभा के मतदान के लिए रखूंगा. प्रश्न है कि लोकसभा द्वारा यथा पारित विधेयक में राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधन संख्या 1 और 2 को स्वीकृत किया जाए. जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ. मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि लोकसभा द्वारा यथा पारित विधेयक में राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधन से सभा सहमत है. महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्यसभा द्वारा विधेयक में किए गए संशोधन पर सहमति दी जाए. प्रश्न ये है कि लोकसभा द्वारा यथा पारित विधेयक में राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधन से सभा सहमत है. जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में हुआ. प्रस्ताव स्वीकृत हुआ. लोकसभा द्वारा यथा पारित बैंककारी विधियां संशोधन विधेयक 2024 में राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधन सभा सहमत हुई. आइटम नंबर 12 और 13 को एक साथ सभा में लिया जा रहा है. वक्फ संशोधन विधेयक 2025 संयुक्त समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित और मुसलमान वक्फ
निरसन विधेयक 2024 माननीय मंत्री किरण रिजिजू जी। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। This type of bill, when you are bringing into the house, at least the members has to have the power to give amendments. Yesterday, what happened, sir? This bill has been brought into the notice of member only afternoon, around afternoon. Then the amendment time will be ceased till 3:30. Then how can the members move amendments, sir? This is basically you are actually bulldozing the legislation, sir. This type of legislation bulldozing is not happened in this house, sir. Sir, members has to go. Then why that, sir? You need to give time for amendment, sir. Sir, there are several provisions to be given amendment. There is no time at all. ओके, आप सुनिए, आप बैठिए, एक विषय मैं दे दूं। माननीय सदस्यगण, मैंने सभी जो गैर सरकारी माननीय सदस्यों के जो भी संशोधन प्रस्ताव थे वह और सरकारी संशोधन प्रस्ताव दोनों को बराबर का समय दिया है। मैंने ऐसा नहीं किया कि आपके मैंने जितना भी समय गैर सरकारी संशोधन को दिया है उतना ही समय सरकारी संशोधनों को दिया है। मैंने दोनों में कोई अंतर नहीं किया गया है। मंत्री जी को हाँ, एक मिनट एन के प्रेमचंद्रन जी, आप बता दीजिए। Sir, my point of order is relating to Rule 80, Clause 1 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, and under Rule 376 of the Rules of Procedure, and also colon sector, page 615. Sir, now this House is considering a bill, Waqf Amendment Bill 2024, as reported by the Joint Committee, Parliamentary Joint Committee. We are not discussing the original bill. It is as reported by the Joint Parliamentary Committee. My definite question to the Honorable Speaker, sir, is whether the Joint Parliamentary Committee has the right to incorporate new provisions in the bill. It is beyond the powers and ambit of the Joint Parliamentary Committee. They have incorporated so many new provisions. I have no objection in respect of those provisions. Even 2A also, it is appreciable. We don't have any objection. Sir, very serious technical matter. And kindly see, only even the House, Speaker sir, even the House do not have the authority to make, wait, you can reply after that. You can reply after, sir, you can reply after me. Sir, even this Parliament, even this Lok Sabha, this August House, do not have the right to incorporate a new provision unless you suspend Rule 81. But what is Rule 81, sir? Sir, Rule 81 is very clear. Rule 81 says the following conditions shall govern the admissibility of amendments to clauses or schedules of a bill. An amendment shall be within the scope of the bill and relevant to the subject matter of the clause which relates. Whether these so many provisions in the new drafted bill, extraneous provisions are also incorporated, that will not come within the purview. That is why I am saying even this House do not have the right to make new provisions unless, let me please, unless and until Rule 81 is suspended. I do agree, sir, I do agree with you. The government has the power. The minister has the power. The minister has the power to move amendments, and also they can recommend. Joint Parliamentary Committee can recommend. But they cannot come with new provisions as a newly drafted bill for which there is no right. Okay. Sir, I'm quoting column sector. Very important. मैंने पढ़ लिया, आपका मैं व्यवस्था दे रहा हूँ, पहले गृह मंत्री जी बताएंगे। हो गया वो, मैं व्यवस्था दूंगा, पहले गृह मंत्री जी बताएंगे, फिर व्यवस्था। मान्यवर, इनको पढ़ लें दो पूरा, एक मिनट इनको पढ़ लें दो। आप पढ़ लो, आप पूरा पढ़ लो। Sir, column sector, page 615. The motion for reference of a bill to a select committee
may include instruction to the मैंने पढ़ committee लिया to consider आपका। matters other than those dealt with in the bill but relating to the subject matter of the bill. Instruction to the committee for amendments of such sections of the Parent Act as are not covered by the amending bill, whenever given, are to be specific and clear, unquote. Okay. That means unless and until the House ಈಗ specifically directs. ಸಂಸದೀಯ ಸಚಿವ ಕಿರಣ್ ರಿಜಿಜು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅದನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆದರೆ ಮಂಡನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಅಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಟಿಲ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಸ್ಪೀಕರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕನೂ ಕೂಡ ಆ ಬಿಲ್ ಮಂಡನೆಗಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಪೀಕರ್ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಂತಹ ವಿಚಾರ. ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಹಿಂದೆನೇ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಮಂಡನೆಯಾಗತ್ತೆ, ಬಟ್ ಮತಕ್ಕೆ ಹಾಕಲ್ಲ. ಈಗ ಬಿಲ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕದು. ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲವಾರು ಮಸೂದೆಗಳನ್ನ ಅವರು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನ ತಾವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ. ಅಷ್ಟು ಸುಲಭಕ್ಕೆ ಇದಾಗಲ್ಲ. आपके द्वारा ये बिल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दिया गया, जिसका विपक्ष का भी बड़ा आग्रह था. कमेटी ने इस पर सुविचारित रूप से अपना मत प्रकट किया. वो जो मत प्रकट हुआ, वो मत फिर से कैबिनेट के सामने गया. कमेटी के जो सुझाव थे ये भारत सरकार की कैबिनेट ने स्वीकार किए और अमेंडमेंट के रूप में किरण रिजिजू जी लेकर आए. ये तभी होता है जब ये ऑफिशियल अमेंडमेंट कैबिनेट की अनुमोदन के बगैर आता है. मान्यवर, मैं नहीं मानता इसमें कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर है और आपका ही आग्रह था कि कमेटी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने. अगर कमेटी ने कोई बदलाव ही नहीं करने हैं तो ये कांग्रेस जैसी कमेटियां नहीं, हमारी लोकतांत्रिक कमेटी है मान्यवर, जो दिमाग चलाती है. कांग्रेस के जमाने में कमेटियां होती थी जो थप्पा लगाती थी. हमारी कमेटी चर्चा करती है, चर्चा के आधार पर विचार करती है और परिवर्तन करती है. अगर परिवर्तन को स्वीकार ही नहीं करना है तो कमेटी काहे को लिए है भाई? आप जब विधेयक पर चर्चा हो तो सबको मौका दूंगा. अभी 0 ओवर पर मानने के मैं इस पर अपनी व्यवस्था देता हूं. माननीय सदस्यगण श्री N.K. प्रेमचंद्रन जी ने जो प्रश्न उठाया है, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति में विधेयक कुछ खंड जोड़ दिए गए जो विधेयक के दायरे से बाहर हैं. इस विषय पर मैं माननीय सदस्यों का ध्यान कौल और शकदर द्वारा रचित संसदीय पद्धति और प्रक्रिया की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि संयुक्त समिति की किसी भी विधेयक में संशोधन करने की शक्तियां बड़ी व्यापक और विस्तृत है. समिति किसी भी विधेयक में पूर्ण रूप से संशोधन कर सकती है या उसको पूर्णतः नया प्रारूप तैयार कर सकती है तथा विधेयक के सिद्धांत में परिवर्तन किए बिना उसका पूरा नाम और संक्षिप्त नाम भी बदल सकती है. इस प्रकार समिति किसी विधेयक में नए उपबंध सम्मिलित कर सकती है तथा विधेयक की व्याप्ति की समिति कर सकती है. विगत में कई संयुक्त समितियों ने विधेयकों में ऐसे संशोधन किए हैं. श्री किरण रिजिजू जी. Honorable Speaker, sir, I rise to move the motion for consideration of the Waqf Amendment Bill 2025 and Mussalman Waqf Repeal Bill 2024. अध्यक्ष महोदय जी, आपने जो रूलिंग दिया है, जेपीसी के बारे में जिक्र किया है, उसी के साथ साथ जुड़ते हुए एक मिनट किरण जी, एक मिनट श्री सौगत राय जी संशोधन संख्या 108 को प्रस्तुत करें. आप बोल रहे थे ना? Under Rule 77(2) of the Rules of Procedure, I propose that the Waqf Amendment Bill 2025 be recommitted
for the purpose of eliciting further opinion thereon. ओके, माननीय मंत्री जी अब 12-16 पर अपना वक्तव्य दें। आपका जो जब मैं ओपनिंग करूंगा उसका भी जवाब आएगा और बाकी अमेंडमेंट तो आखिरी में आता ही है। चलिए माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सबको बहुत डिटेल में ಈಗಷ್ಟೇ ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಕಿರಣ್ ರಿಜಿಜು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಕ್ಫ್ ಬಿಲ್ ಮಂಡನೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 11 and 12 ಅದರ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಇಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು, ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂತಿಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ತಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಮಾಡಬೇಕು, ಇವರು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೇ 8 ಗಂಟೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿರೋದು.